नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को छपरा जिले के सीतावदियारा गांव में हुआ था और ये सीतावदियारा गांव उस टाइम बिहार में पड़ता था और वर्तमान में ये यूपी में पड़ता है। भारतीय समाजवादी विचारकों में जो है इनका विशिष्ट स्थान था और समग्र क्रांति के प्रखर प्रवक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्हें आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, सेकंड है टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनः रचना, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिए थे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म और नेक्स्ट इनकी जो बुक है वो है वाई सोशलिज्म। ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने समाजवाद में जो है सुधार के जो उपाय हैं वो बताए हैं और इसकी आवश्यकता, समाजवाद की आवश्यकता पर भी इन्होंने इस जो है पुस्तक में जोर दिया है। अब यह है कि जो जेपी नारायण है उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, इनके लिए कुछ कथन कहे हैं, जिनमें प्रोफेसर विमल प्रसाद जो थे उन्होंने जो है जेपी नारायण को भारतीय दर्शन का मानस पिता कहा है और गांधी जी ने भी जो है जेपी नारायण को भारतीय समाजवादी दर्शन का अधिकारी विद्वान कहा है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय समाजवादी दर्शन का अधिकारी विद्वान जो है वो जेपी नारायण को किसने कहा था, ये आपको याद रखना है। आगे है कि पुस्तकों के अलावा जो है जेपी नारायण ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट और इन्होंने बम्बई से इसका जो है प्रकाशन किया था। इन्होंने क्या है कि एक गोरिल्ला ब्रिगेड का भी गठन किया था और ये गोरिल्ला जो ब्रिगेड थी वो क्यों गठित की गई थी, वो इसलिए गठित की गई थी कि जो ब्रिटिश संपत्ति है उसको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हानि पहुंचाई जा सके। तो ये जो गोरिल्ला ब्रिगेड है वो एक भूमिगत आंदोलन था जिसमें जो है छिपकर वार किया जाता था। 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने चलाया था उसमें भाग लिया था और ये जो भूदान आंदोलन था वो जो है भूमि के असमान वितरण की समस्याओं के निदान के लिए चलाया गया था। तो ये जो थे मुख्य मुख्य बातें जो है इनके जयप्रकाश नारायण के बारे में थी। अब हम जो है इनके लोकतंत्र से संबंधित विचार पढ़ेंगे। जेपी नारायण लोकतंत्र को ही शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानते थे, लेकिन वो लोकतंत्र में जो दोष विद्यमान थे उनसे वो बहुत खिन्न थे। लोकतंत्र में विद्यमान दोषों के अंतर्गत उन्होंने जो दोष बताए वो निम्न प्रकार से बताए हैं। जैसे दलीय व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है वो अत्यंत दोषपूर्ण व्यवस्था है। इसमें जो संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो सिर्फ दल पर टिककर ही रह जाती है। दलीय व्यवस्था में जो विरोध की भावना पाई जाती है वो विरोध की भावना लोकतंत्र को मतभेदों की ओर ले जाती है। आप लोग देखते हो जब संसद की जो कार्यवाही होती है उसके अंतर्गत जो दल हैं वो आपस में कितना हंगामा करते हैं। अब शब्द बोलने से भी वो बाज नहीं आते हैं, सिर्फ अपने दल के प्रति ही वो भक्ति की भावना दिखाते हैं। राष्ट्र के प्रति उनमें जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो जो दलीय व्यवस्था में जो मतभेद उभर के आते हैं वो मतभेद लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये जो दलीय व्यवस्था की अपने दल के प्रति जो लगाव की जो भावना है वो ना तो देश को सामाजिक प्रगति की ओर ले जा सकती है और ना ही
आर्थिक नीतियों को स्पष्ट रूप से लागू करने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए जो ये दलीय व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि जो चुनाव प्रणाली है उस चुनाव प्रणाली में भी कई विसंगतियां विद्यमान है। अब इन विसंगतियों में जो है कि जैसे ये एक तो बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी यह है कि इसमें जो सक्षम प्रतिनिधि है, जो योग्य प्रतिनिधि है, वो चुनाव में खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो चुनाव प्रचार पे खर्च कर सकें और दबाव समूहों का भी इसमें ज़्यादा बोलबाला रहता है। तो चुनाव प्रणाली के इन दोषों की वजह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की अच्छाइयाँ हैं वो दबकर रह जाती है और चुनावों के समय आप देखते हो कि एक युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट ये है कि जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राज्यवाद की भावना को जो है बल मिलता है। राज्यवाद की भावना क्या होती है कि इसमें व्यक्ति जो है राज्य पे निर्भर होकर रह जाता है, वो राज्य से ही सभी प्रकार की अपेक्षाएं रखने लग जाता है और स्वयं की जो स्वावलंबन की जो भावना है उसका त्याग कर देता है। तो जो ये राज्यवाद की भावना है वो दलीय व्यवस्था की बुराइयों के अंतर्गत एक प्रमुख भावना है। फिर नेक्स्ट है कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसमें ये कहने के लिए ही लोकतांत्रिक है, अगर हकीकत में देखा जाए तो इसमें जो है सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, सत्ता से केंद्र में जाके समाहित हो जाती है। तो जो नीचे की जो इकाइयां हैं, स्थानीय स्तर की जो इकाइयां हैं वो सत्ता का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाती है, उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो नाम मात्र के होकर रह जाते हैं। इन अधिकारों के अभाव में वो अपने कार्यों का जो निष्पादन है वो पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें एक भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक बहुत ही व्यापक पैमाने पर विद्यमान है। भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र की जो अच्छाई है वो दबकर रह जाती है। फिर यह है कि इसमें मिथ्या आचार यानी झूठे आचरण पर और धोते बेकार जिनका कोई तुक नहीं है ऐसे नारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। आप देखते हो चुनावों के समय नेता लोग कितने नारे लगाते हैं, कितना प्रचार प्रसार करने के लिए वो झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो जनता के पास आके उनकी समस्याओं को सुनते भी नहीं हैं, जनता से वो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने लग जाते हैं। तो जो है ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी खतरनाक समस्या है। लोकतंत्र में ये समस्या बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। जो भोली भाली जनता है वो इन नेताओं के नारों को समझ नहीं पाती है, उनके छलावे में वो आ जाती है। फिर नेक्स्ट ये है कि इसमें जो शासन है वो अल्पमत का स्थापित हो पाता है, दल ही इतने बन जाते हैं कि जनता का जो मत है वो डिवाइड हो जाता है। अब जब अल्पमत की सरकार बनती है तो वो सरकार स्थायी रूप से शासन को चला नहीं पाती है, कभी उस पे जो है कभी भी खतरा मंडरा सकता है, कभी भी वो सत्ता से बाहर हो सकती है। तो अल्पमत की जो समस्या है वो लोकतंत्रीय शासन की एक भयंकर समस्या है। अब जेपी नारायण ने जो है इन समस्याओं के निजात के लिए लोकतंत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अंतर्गत जो पहला सुझाव है वो दल विहीन लोकतंत्र का है। जब चुनाव जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी कमियां जब जेपी नारायण ने बताई है कि दलीय व्यवस्था दोषपूर्ण है तो उन्होंने उसको सुधारने के लिए एक प्रमुख जो सुझाव दिया है वो दल विहीन लोकतंत्र का ही दिया है कि दल अगर नहीं होंगे तो जो है लोगों में दल के प्रति जो अपनत्व की भावना है, जो लगाव की भावना है, जो अपने ही दल के प्रति समर्पित होने की भावना है वो उत्पन्न हो
ही नहीं पाएगी। पर जेपी नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र का तो समर्थन किया है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि अगर दल होते भी हैं तो उन दलों में अपने ही प्रतिनिधियों के प्रति या अपने ही दल के प्रति जो भावना होती है वो नहीं होनी चाहिए। उनमें अपने दल से विपरीत अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति भावनाओं का जो है विकास होना चाहिए। राष्ट्र हित में उन्हें सोचना चाहिए। जब संसद की कार्यवाही हो तो वो अपने दल की भावनाओं से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लें। तो जो दलीय व्यवस्था है उसको जेपी नारायण समूल नष्ट नहीं करना चाहते थे, बस उनकी दल विहीन लोकतंत्र के पीछे जो मूल भावना थी वो यही थी कि अपने दल के प्रति जो भावना है वो नहीं होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने जनता के प्रति जो भावनाएं हैं वो उन दलों में विद्यमान होनी चाहिए। संसद की जो कार्यवाही है उसको सफलतापूर्वक चलने देना चाहिए। संसद को केवल हंगामों का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार जेपी नारायण दल विहीन लोकतंत्र का जो है सुझाव देते थे। फिर दूसरा यह है कि जेपी नारायण जो है वो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करते थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के वो समर्थन में नहीं थे। फिर नेक्स्ट है कि विमर्शी लोकतंत्र होना चाहिए। विमर्शी, अगर जनता ही लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेगी, जनता ही जो राज्य की नीतियां हैं, जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां हैं उनमें हिस्सा नहीं लेगी, उनकी सहभागी नहीं बनेगी तो और उनमें विचार विमर्श का उनको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा तो ऐसा लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। तो लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता को विचार विमर्श करने का अवसर मिल सके, राज्यवाद की भावना से जो है जनता मुक्त हो सके, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। साथ में ही उन्हें हर राजनीतिक जो नीतियां हैं, हर राजनीतिक जो निर्णय हैं उनमें भाग लेने का अवसर उनको मिलना चाहिए। जेपी नारायण सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र के तो समर्थक थे, साथ में वो उग्र लोकतंत्र के भी समर्थक थे। वो उग्रवादी विचारों में ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका कहना था कि अगर लोकतंत्र में परिवर्तन लाना है तो वो शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं लाया जा सकता, इसके लिए कुछ उग्र तरीके अपनाए जाने चाहिए। आमूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र के वो समर्थक थे। समाज में जो घिसी पिटी परंपराएं हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होती है, जैसे जातवाद, छुआछूत, असमानता, ऐसी मानसिक विकृतियों से लोकतंत्र को बाधा पहुंचती है, लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होता है। तो ऐसी जो बुराइयां विद्यमान है समाज में उनको दूर करने के लिए उग्र तरीके अपनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो आर्थिक न्याय की जो अनिवार्यता है उसको भी उग्र तरीकों से ही लागू किया जा सकता है। जो भूमि की असमानता है या फिर अर्थ की असमानता है जनता में, तो उस असमानता को दूर करने के लिए जो है वो उग्र तरीके अपनाकर इन्हें जो है समानता का स्तर दिया जाना चाहिए। सभी लोगों को समान रूप से आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय मिल सके, इसके लिए वो उग्र तरीकों के समर्थक थे। जेपी नारायण उग्र लोकतंत्र के समर्थक तो थे ही, साथ में वो चाहते थे कि जो सत्ता का जो केंद्रीकरण है एक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बुराई बनकर रह गया है, इसको भी दूर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि सत्ता अगर केंद्र में ही समाहित होकर रह गई तो फिर जो स्थानीय निकाय है वो अपना विकास कैसे कर पाएंगे। तो जेपी नारायण ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनका कहना था कि जो सत्ता है
केंद्र में समाहित होकर नहीं रहनी चाहिए। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो स्थानीय निकायों तक होना चाहिए। सत्ता का उपभोग जो है स्थानीय निकायां स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 5 स्तर की जो व्यवस्था है उसका समर्थन किया है। पंच स्तरीय व्यवस्था को उन्होंने अपनाने का सुझाव दिया है। इसके लिए पिरामिड के रूप में उन्होंने सुझाव दिया है कि जो सबसे ऊपर का जो स्तर है वो सामुदायिक स्तर रहेगा। इसमें ग्राम सभा है जो शासन संभालेगी। फिर इसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत समितियां शासन का भार संभालेगी, शासन व्यवस्था संभालेगी। फिर नेक्स्ट है जिला स्तर। जिला स्तर पर जो है जिला परिषदें जिले के विकास के लिए कार्य करेंगी। और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सभा जो है प्रांत का कार्यभार संभालेगी, उसके विकास के लिए योजनाएं बनाएगी। तथा लास्ट में सबसे निम्न स्तर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर को रखा है, जिस पर राष्ट्रीय सभा जो है वो शासन का भार संभालेगी। तो इस प्रकार जेपी नारायण ने जो है जो शासन का जो शंकु बताया है उसमें जो शक्तियां हैं वो ऊपर से नीचे की ओर न आकर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अर्थात ग्राम सभा से शक्तियां प्रारंभ होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी, ना कि राष्ट्रीय स्तर से शासन का संचालन होगा और ग्राम सभाओं तक आएगा। तो जब स्थानीय निकायों का विकास होगा तभी राष्ट्रीय स्तर का विकास हो सकता है। तो उन्होंने जो प्रारंभिक स्तर बताया था ग्राम सभा, उसमें सभी वयस्क नागरिकों को सम्मिलित किया है तथा उन्हें कार्य सौंपे हैं कि वो गांव के विकास के लिए जो है अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह करें। क्षेत्रीय स्तर पर पंचायतें करेगी और इन पंचायत समितियों के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। फिर आती है जिला स्तर की बात। तो जिला स्तर पर जो जिला परिषदें हैं उन जिला परिषदों के जो सदस्य हैं उनका जो गठन है वो पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसके बाद जो प्रांतीय स्तर आता है, प्रांतीय स्तर पर कौन सी सभा का गठन किया गया था? प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। तो प्रांतीय सभा के जो प्रतिनिधि है उनका जो निर्वाचन है वो जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। प्रांतीय समुदाय की जो प्रांत सभा का कार्य जो है वो समितियों के माध्यम से होगा और ये समितियां जो है वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगी और जो प्रांतीय सभा है उसके प्रति वो उत्तरदायी होंगी। प्रांतीय स्तर पर जयप्रकाश ने कार्यपालिका शक्तियां मुख्यमंत्री या राज्यपाल जैसे किसी एक व्यक्ति में केंद्रित किया जाना उचित नहीं माना है, क्योंकि वो विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। तो एक ही जगह शक्तियों का केंद्रीकरण कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल में शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाना उचित नहीं माना। उनके अनुसार प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रांतीय सभा द्वारा गठित समितियां सामूहिक रूप से करेगी। ध्यान देने की बात है, कौन करेगी? प्रांतीय स्तर पर कार्यों का संचालन सामूहिक रूप से प्रांतीय समितियां गठित, जो जिन समितियों का गठन किया गया है वो समितियां उनका संचालन करेगी। इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर है उस पे किस सभा का गठन किया गया था? राष्ट्रीय सभा का। अब राष्ट्रीय सभा के लिए जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रांतीय समिति के सदस्यों के द्वारा। फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका की नियुक्ति है वो कौन करेगा? प्रांतीय सभा द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय सभा के प्रति वो उत्तरदायी होंगी। अब जेपी नारायण ने राष्ट्रीय सभा और प्रांतीय सभा के जो प्रतिनिधि है उनके निर्वाचन के लिए भी सुझाव दिया है कि इनका निर्वाचन
एक निर्वाचक परिषद के द्वारा किया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। इस निर्वाचक परिषद का जो गठन है वो प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा भेजे गए दो प्रतिनिधियों से किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपके? परिषद का गठन कौन करेगा? ग्राम सभा द्वारा भेजे गए दो प्रतिनिधि। लोकसभा या विधानसभा से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जो ग्राम सभा है उसके चुने हुए प्रतिनिधि निर्वाचक परिषद के सदस्यों को चुनेंगे और उनका चुनाव करने के लिए वो एक स्थान पर एकत्रित होंगे और योग्य जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव करेंगे। लोकतंत्र में सुधारों के अंतर्गत ही जेपी नारायण ने जो राज्यवाद की भावना है उस पर भी प्रहार किया है, क्योंकि ये जो राज्यवाद की भावना है वो जनता को राज्य पर निर्भर बनाकर छोड़ देती है। जनता स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहती, जनता में आलस की भावना आ जाती है, वो स्वावलंबी नहीं बन पाती है। तो जनता के जो शासन पर निर्भरता है वो कम से कम हो, इसके लिए जेपी नारायण ने जो है सुझाव दिया है। इसके अलावा लोकतंत्र में सुधार के लिए उन्होंने जो संपत्ति का जो अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो दिया गया था संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाने का भी सुझाव दिया है, क्योंकि ये जो अधिकार है वो आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रहा था। तो उनके सुझावों के आधार पर ही जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। इसके अलावा जो जेपी नारायण ने जो सुझाव दिया वो ये था कि जो राज्यपाल है वो केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप का साधन न बने। उन्होंने संघ और राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए राजनीतिक दृष्टि से असंबद्ध व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक काउंसिल का गठन करने का सुझाव दिया है। मतलब कोई भी राज्यों से संबंधित जो मामला है वो डायरेक्ट राज्यपाल के द्वारा केंद्र तक न पहुंचाया जाकर एक काउंसिल के माध्यम से वो मामला उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और फिर वो मामला अगर सही होता है तो फिर केंद्र तक वो मामला पहुंचाया जाना चाहिए। फिर साथ ही जो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की जो समस्या है उससे भी लोकतंत्र को निजात दिलानी चाहिए। इसके लिए जो है उन्होंने मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रामाणिकता के आधार पर करने का सुझाव दिया है। और प्रामाणिकता क्या होनी चाहिए? उनकी योग्यता, ना कि धन। तो अगर धन के आधार पर जो है प्रतिनिधियों का चुनाव होगा तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो भ्रष्टाचार को रोकना है तो जो है मंत्रियों का और प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। चुनावों में जो दलीय भावना है, जो और अत्यधिक दलों की जो वृद्धि होती जा रही है उस पे भी नियंत्रण लगाने का जो है जेपी नारायण ने सुझाव दिया है। और चुनावों के समय अधिक से अधिक धन का जो अपव्यय हो रहा है, धन जो खर्च हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और धन पे जब रोक लग गई तो भ्रष्टाचार पे अपने आप ही रोक लग जाएगी। फिर महत्वपूर्ण सुझाव जेपी नारायण ने एक ये दिया है कि मतदाता जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं उन प्रतिनिधियों से वो कुछ आशा रखते हैं। वो ये आशा रखते हैं कि ये प्रतिनिधि जो है वो हमारे जो ग्राम है, हमारा जो खंड है उसके विकास के लिए वो नीतियाँ बनाएंगे। संसद में हमारा जो स्थानीय स्तर है उसका वो प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारी आवश्यकताओं पे वो खरा उतरेंगे। हमारे लिए जो लाभकारी जो कार्य हैं
उनका वो वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे ग्राम के विकास के लिए जो निर्णय हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे तरीके हैं, उनको वो वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर जो प्रतिनिधि है जिनका इतनी आकांक्षाओं के साथ इतनी आकांक्षाओं के साथ और इतने मनोबल के साथ जिनका चुनाव किया है जनता ने, अगर वो उनकी आवश्यकताओं पे खरा नहीं उतरते हैं, उनकी इच्छाओं पे वो खरा नहीं उतरते हैं, तो ऐसे प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जेपी नारायण ने दिया है जनता को, कि जनता उन प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है जो उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरती है। इसके लिए उन्होंने जो है प्रत्यावर्तन की जो व्यवस्था है, यानी रिकॉल की जो व्यवस्था है, उसको अपनाए जाने का सुझाव दिया है। ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके लिए उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रत्यावर्तन है वो मनचाहा नहीं होना चाहिए, कि कोई भी जो है सड़क पे उतर गया, हड़ताल करने लग गए, धरने देने लग गए कि प्रतिनिधियों को वापस बुलाना है, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई योजना, तो ऐसे नहीं, उनको भी तथ्यों पे परखा जाना चाहिए कि सही में ये प्रतिनिधि जनता की आवश्यकताओं पे खरा नहीं उतर रहा है। अगर ये सत्यता पे की कसौटी पे खरा उतरता है तो ही उनको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। जो है झूठ के आधार पर या फिर दूसरे दल के प्रति जो विरोध की भावना है उसके आधार पर उन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को नहीं दिया जाना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है, उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा के लिए लोक समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ये जो लोक समितियां हैं वो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने जो है लोकतंत्र की रखवाली के लिए और लोगों में जागरूकता के लिए इन समितियों के गठन का जो है सुझाव दिया है और उनका मानना है कि जो आम नागरिक है वो लोकतंत्र से जितना अलग और उदासीन रहेगा, लोकतंत्र उतना ही दुर्बल और कुंठित हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के बिना लोकतंत्र का निष्प्राण जो कलेवर है वो उभर कर सामने आएगा। तो ऐसा लोकतंत्र जो है वो जनता की कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। तो गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि गांधी जी का भी यही कहना था कि लोक समितियों का गठन किया जाना चाहिए और वो लोक समितियां हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी, उसमें जनता भागीदार होंगी। तो गांधी जी की तरह ही जेपी नारायण जो है उन्होंने भी स्वीकार किया है कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, अपितु लोकतंत्र का जो मर्म है वो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सत्ता के प्रयोग पर नियंत्रण और अंकुश लगा सकने की जनता की क्षमता में निहित है। मतलब प्रतिनिधियों पे अंकुश कौन लगा सकता है? जनता। और जनता प्रतिनिधि जो है वो प्रतिबंध कब लगाएगी? जब वो योग्य होगी, जब वो शासन के कार्यों में खुद भाग लेगी और अपने प्रतिनिधियों के बारे में पूरी जानकारी वो रखेगी, तभी उन पे वो प्रतिबंध लगा सकती है। जेपी नारायण ने एक बात और कही है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राज्य शक्ति पर लोक शक्ति को वरीयता दी जाए। सही है, राज्य शक्ति पर जब लोक शक्ति आगे आएगी, लोक शक्ति बढ़कर आएगी, लोक शक्ति में मतलब जनता जो है वो आगे आएगी, तभी जो है राज्य जो है वो सफलता के साथ कार्य कर पाएगा। उसमें ना किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की और ये ना केंद्रीकरण की जो भावनाएं हैं वो पनप नहीं पाएगी। तो लोक शक्ति को वरीयता देने की बात जेपी नारायण ने कही है। भारतीय राजनीति में जेपी नारायण को
सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ वो उनकी समग्र क्रांति के विचार के कारण प्राप्त हुआ। समग्र क्रांति अर्थात टोटल रिवॉल्यूशन। अब ये टोटल रिवॉल्यूशन का विचार जेपी नारायण के दिमाग में क्यों आया, ऐसी क्या परिस्थितियां रही होगी जो उनको ये जो संपूर्ण क्रांति है वो करने की उनके दिमाग में आई होगी। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। समग्र क्रांति का विचार उनके राजनीतिक विचारधारा के विकास का अंतिम पहलू था। उन्होंने महसूस किया कि भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार तानाशाही, भ्रष्टाचार व अवसरवादिता के रास्ते पर चल रही है। राष्ट्रीय हितों पर दलीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। नैतिकता की भावनाएं खत्म होती जा रही है। युवक पथभ्रष्ट हो रहे हैं। मानव की जो स्वतंत्रता है और जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं। इन सब कारणों से जेपी नारायण बहुत दुखी थे, वो बहुत खिन्न हुए और उन्होंने इस खिन्नता के कारण, इस दुख के कारण ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया ताकि भारतीय समाज को नैतिक पतन की ओर जाने से रोका जा सके। अब ये जो बात है ये 1970 के दशक की बात है। उस टाइम जो शासन में जो निरंकुशता चल रही थी, जो जनता की जो पतन की जो बात चल रही थी, उनके अधिकारों के जो पतन की बात चल रही थी, तो आप सबको पता है कि 1970 के दशक में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जेपी नारायण को क्रांति की बात सोचनी पड़ी। ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। अब संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या है? संपूर्ण समाज का समन्वित व संतुलित विकास करना, अर्थात भारतीय समाज तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन लाना ही समग्र क्रांति है। जेपी नारायण एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो अन्याय और शोषण से रहित हो। अन्याय और शोषण का कोई स्थान उस समाज में ना हो, भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान वहाँ पर ना हो। वे संपूर्ण भारतीय समाज के ढांचे को बदलना चाहते थे, चाहे उसका संबंध आर्थिक ढांचे से हो, चाहे सामाजिक से हो, चाहे राजनीतिक से हो, चाहे सांस्कृतिक ढांचे से हो। किसी भी प्रकार का जो ढांचा है उसको वो चेंज करना चाहते थे, उसमें जो कमियां थी उनको वो हटाना चाहते थे। अब ये जो संपूर्ण क्रांति की जो विशेषता है, उन्होंने अपनी एक डायरी है जिसमें उन्होंने लिखी है। जेल डायरी के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण क्रांति की विशेषताएं बताई है। इसमें पहली विशेषता उन्होंने ये बताई है कि जो संपूर्ण क्रांति है वो बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक 7 क्रांतियों का समूह है। इन 7 क्रांतियों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अलग से बताऊंगी मैं आपको इनके बारे में। फिर नेक्स्ट है युवा शक्ति संपूर्ण क्रांति का आधार है। युवा शक्ति में वो पावर होती है कि वो संपूर्ण शासन के ढांचे को चेंज कर सकती है। फिर नेक्स्ट है समग्र क्रांति गांवों से शुरू होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यह क्रांति अहिंसात्मक होगी, मतलब किसी प्रकार का कोई हिंसक साधन इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। अहिंसक तरीकों से ही जो है परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसक तरीकों से ही परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है संपूर्ण क्रांति का विचार राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मतलब राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित नहीं होनी चाहिए। और जो आर्थिक साधन है उनको भी उन पर भी समाज का जो है वो अधिकार होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक क्रांति समग्र क्रांति को की प्राथमिक आवश्यकता है। राजनीतिक क्रांति जो है वो
समग्र क्रांति की प्राथमिक आवश्यकता है। मतलब जब तक राजनीति में के क्षेत्र में बदलाव नहीं आएगा तब तक समाज के किसी भी ढांचे में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि संपूर्ण जो नीतियां हैं वो तो और संपूर्ण जो कार्यक्रम है वो केंद्र द्वारा संचालित किए जाते हैं, राज्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा वो बनाए जाते हैं। तो जब तक राज्य में राजनीतिक क्रांति नहीं आएगी तब तक किसी भी क्षेत्र में क्रांति लाना संभव नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है समाजवादी समाज की स्थापना संपूर्ण क्रांति का मुख्य लक्ष्य है। समाजवादी समाज यानी जहाँ पर उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो, ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना संपूर्ण क्रांति का जो है मुख्य ध्येय है। फिर नेक्स्ट है यह नैतिकता से जुड़ी हुई है। नैतिकता से जुड़ी हुई है कि ये मूल्यों को नकार नहीं सकती ये क्रांति, इसमें मूल्यों की अवहेलना नहीं की गई है, नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया गया है। और नेक्स्ट है जन समितियाँ संपूर्ण क्रांति का प्रमुख साधन है। मतलब जो क्रांति लाई जाएगी वो जन समितियों के माध्यम से लाई जाएगी। आगे हम बात करते हैं संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों की। संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य है वो है सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्टिव। सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक असमानता को दूर करने से संबंधित है। जेपी नारायण समाज में व्याप्त जो धर्म, जाति, लिंग भेद आदि की जो असमानताएं विद्यमान थी उनको समाप्त करना चाहते थे। वो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, हरिजन वर्ग है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे। सामाजिक स्तर पर समानता स्थापित करना उनका मुख्य ध्येय था। इसके लिए उन्होंने युवा वर्ग का उन्होंने आह्वान किया और उनसे अपेक्षा की कि वो समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयों से लड़े। फिर नेक्स्ट है जो है आर्थिक उद्देश्य यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जेपी नारायण जो थे वो समाज में पहली आर्थिक असमानता से भी बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि जो बेरोजगारी है वो बहुत तीव्र गति से समाज में फैल रही है और मुद्रा की जो कीमत है वो घटती जा रही है। तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि मजदूरों की कार्य दशाओं तथा उनकी जीवन दशाओं को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। औद्योगिक मजदूरों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि वो भौतिक आवश्यकताओं को सीमित रखे। जब तक भौतिक आवश्यकताओं को सीमित नहीं रखेंगे तब तक समाज में जो है आर्थिक समानता नहीं आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उद्देश्य वो है नैतिक मूल्यों का उत्थान, टू रेज मोरल वैल्यूज। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो न केवल बाह्य समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे बल्कि मानवीय चेतना को भी वो जागृत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना पर जोर दिया। उनका मानना था कि नैतिक मूल्यों का विकास किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने नैतिक क्रांति को संपूर्ण क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। फिर नेक्स्ट है समाजवादी समाज की स्थापना। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना था और समाजवादी समाज की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो वे ऐसा समाज चाहते थे जो जातिहीन, दल रहित और शोषण रहित हो, जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता हो, उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो। तो ऐसा समाज जब स्थापित होगा तो वो समाज जो है विकसित समाज की श्रेणी में आएगा। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक भ्रष्टाचार का उन्मूलन। राजनीति में जो भ्रष्टाचार हर
पहलू में विद्यमान था, हर क्षेत्र में विद्यमान था, उससे वो बहुत खिन्न थे। उन्होंने राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करना एक मुख्य उद्देश्य बनाया अपनी समग्र क्रांति का। उन्होंने दल बदल विधायकों की जो खरीद फरोख्त है वो, गैर राजनीतिक तरीकों से सरकार को गिराना और राजनीति में जो भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप विद्यमान है उनको दूर करना अपना मुख्य ध्येय बनाया। लोकतंत्र की जो सफलता है वो तभी संभव है जब एक भ्रष्टाचार से मुक्त लोकतंत्र स्थापित हो और जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उन पे अंकुश रहे, ताकि वो निरंकुश ना हो सके, उन पे जनता का अंकुश हो, उनको रिकॉल के माध्यम से बुलाया जा सके। अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं, अगर वो जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, तो भ्रष्ट प्रतिनिधियों को बुलाने की जो ये व्यवस्था है, रिकॉल की व्यवस्था है, उसको संविधान में स्थान देने की बात उन्होंने कही है। फिर नेक्स्ट जो है उद्देश्य वो है लोकतंत्र के दमन का अंत, यानी एंड ऑफ सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण ने जो है महसूस किया कि तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी वो जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों का दमन कर रही थी। तो उस टाइम पता है आपको किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और जो इमरजेंसी लागू की गई थी उस टाइम, तो उसका प्रभाव जेपी नारायण पे बहुत अधिक पड़ा। तो इसी से प्रभावित होकर उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति का था वो नारा दिया था। सरकार जो है, उनका मानना था कि जो सरकार है वो जन विरोधी नीतियां अपना रही है, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, समाजवादी जो नेता थे उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसी बात से प्रभावित होकर उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा दिया। और ये संपूर्ण क्रांति क्यों प्रारंभ की गई थी? ताकि निरंकुश शासन का अंत किया जा सके। फिर नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना जो है संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्यों बनाया गया? ताकि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो सके। राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और न ही किसी संप्रदाय विशेष को महत्व दे। तो जब ये जो धार्मिक जो भावनाएं हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, तो इसी विचार से प्रभावित होकर उन्होंने संपूर्ण क्रांति में जो अपना मुख्य उद्देश्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी शामिल किया। फिर नेक्स्ट जो है वो है जो भ्रष्ट चुनाव प्रणाली है उसका अंत करना। जयप्रकाश नारायण जो है वो वर्तमान जो चुनाव प्रणाली थी उसको बहुत दोषों से युक्त मानते थे, क्योंकि इसके अंतर्गत जो थे धन और दलीय भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। लोगों से धन के आधार पर वोट प्राप्त किए जा रहे थे। चुनाव जो प्रणाली है वो सिर्फ व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित होती जा रही थी और ये अनैतिक तरीके जो थे वो जेपी नारायण को अच्छे नहीं लगे। तो भ्रष्ट चुनाव प्रणाली का अंत करना उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। फिर नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना जब तक नहीं होगी जब तक संपूर्ण जनता समान रूप से आर्थिक व्यवस्थाओं की आर्थिक योजनाओं का भोग नहीं करती है। प्रत्येक को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मिलनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति जो है वो ऐसे ही समाज की स्थापना करने के पक्ष में है जिसमें उत्पादन और साधनों का समाजीकरण हो, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, संपूर्ण जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, गाँव में सहकारी समितियों का निर्माण हो,
किसानों को जो ऋण दिए गए थे वो या तो सस्ती दरों पे दिए जाए या फिर उनको माफ कर दिया जाए। ग्रामीण व्यवस्था जब सुधरेगी और ग्रामीण समाज जब विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा तभी जो है वो हमारा देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो पाएगा। फिर नेक्स्ट जो है उनका महत्वपूर्ण और सबसे जो है इम्पोर्टेंस रखने वाला जो उद्देश्य है वो है दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए जेपी नारायण को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किसने किया था या दल विहीन लोकतंत्र को महत्वता किसने दी थी। तो जेपी नारायण जो थे उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का जो है सुझाव दिया था। उनका मानना था कि राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र को दल तंत्र बना के रख देते हैं। समाज में फैले भ्रष्टाचार व अनैतिक पतन के लिए दल ही उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक दलों के कठोर दलीय अनुशासन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई है और जो दलविहीन जो प्रजातंत्र है वो दलविहीन प्रजातंत्र की जब स्थापना होगी तो वो एक भ्रष्टाचार से मुक्त शासन होगा। तो इसलिए दलीय भावना से युक्त जो राजनीति है उसको समाप्त कर देना चाहिए। दलों में सिर्फ अपने दल के प्रति भावना ना होकर राष्ट्र के प्रति भावनाओं का विकास होना चाहिए। समग्र जो क्रांति है वो 7 आयामों पर आधारित थी जिनका उल्लेख हमने इसकी विशेषताओं के अंतर्गत किया है, जिनमें बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। अब ये जो समग्र जो क्रांति है वो क्या है कि मूलभूत परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक व्यवस्था थी। इस क्रांति के माध्यम से जेपी नारायण समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये परिवर्तन वो अहिंसक तरीकों से चाहते थे। इसमें किसी प्रकार की वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। तो इन समग्र क्रांति के अंतर्गत उन्होंने जो साधन अपनाने की सलाह दी है वो ये है। पहला तो उन्होंने कहा है कि जो जन समितियां हैं वो समग्र क्रांति का महत्वपूर्ण साधन होगी। उनका कहना था कि संपूर्ण क्रांति केवल धर्म रहित, वर्ग रहित व दल रहित नवयुवकों एवं संगठनों द्वारा ही लाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने समितियों के जो गठन है उस पर बल दिया। ये समितियां राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए। उन्होंने विचार प्रकट किया कि यदि प्रत्येक नवयुवक या युवती अपने आप को जन समिति को अर्पित कर दे तो लाखों जन समितियां बन जाएगी और इस प्रकार ये समितियां लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग करते हुए जन जागरण लाने का प्रयास करेगी। फिर नेक्स्ट जो साधन है उन्होंने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के रूप में बताया है। जेपी नारायण का विचार था कि जो प्रशासन है वो नौकरशाही से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। नौकरों ने जो मालिकों की भूमिका अदा करनी प्रारंभ की है, जनता के वो स्वामी बन बैठे हैं, इसलिए उनको अपनी हकीकत याद दिलाने के लिए तथा उनको अपना ओहदा याद दिलाने के लिए जेपी नारायण ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया ताकि नौकरशाही को समाप्त किया जा सके। फिर नेक्स्ट जो साधन है उन्होंने बताया है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत उन्होंने जो विचार प्रकट किया है वो है कि नागरिक जो है उनकी अवज्ञा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध व असहयोग तथा घेराव, हड़ताल आदि के रूप में सामने आती है। जो आम जनता है वो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप से इन साधनों के माध्यम से, किन साधनों के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, अवज्ञा के माध्यम से, प्रतिरोध के माध्यम से, घेराव के माध्यम से जो है अपना विरोध प्रकट कर सकती है। इनका प्रयोग शांतिपूर्ण साधनों में असफल होने पर ही क्रांति की जानी चाहिए। उन्होंने भ्रष्ट राजनीतियों का घेराव करने का आह्वान किया। वे स्वयं भी लाखों जन आंदोलनों के साथ दिल्ली में संसद के घेराव में शामिल हुए थे। अब ये जो इसके अलावा एक साधन और बताया उन्होंने, वो है जनमत तैयार करना। अर्थात जब तक जनता साथ नहीं होगी तब तक कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो जब तक जनता साथ नहीं होगी तब तक क्रांति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और उसका साथ होना अत्यंत आवश्यक है। और जनता साथ तभी होगी जब वो शिक्षित होगी, जब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। तो जेपी नारायण ने जनता को एकजुट करना जो है अपना लक्ष्य बनाया। जनता को अपने जो संपूर्ण क्रांति का जो मोटो है उसके बारे में अवगत कराया। इस प्रकार बच्चों, आज हमने जेपी नारायण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उनके लोकतंत्र से संबंधित विचारों के बारे में तथा उसमें सुधार के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए उसके बारे में, और समग्र क्रांति के प्रणेता के रूप में उनको जो जाना जाता है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आप लोगों को ये टॉपिक है, आप लोगों के नेट की दृष्टि से तथा सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके बीए के सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया है, तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो है आपके अपने जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।